हम देवरिया के जाफर गांव में मौजूद हैं। शहीद डीएसपी जियाउल हक के घर पर हमारे साथ उनकी पत्नी परवीन आज़ाद मौजूद हैं। परवीन, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको आज ही एक जॉब ऑफर हुई है, आपको ओएसडी नियुक्त किया गया है वेलफेयर डिपार्टमेंट में और आपके देवर को भी नौकरी मिली है। आप उससे खुश हैं क्योंकि आप मांग कर रही थी? नहीं, मेरी मांग शुरू से है कि मुझे डीएसपी का पद दिया जाए जो मेरे पति की थी, और ओएसडी की पद को मैं स्वीकार नहीं कर रही हूँ। मैं डीएसपी की पद ही लूंगी हर हालत में। आपको क्या लग रहा है? आपको बहुत समर्थन मिल रहा है, बहुत लोग आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, नेता आ रहे हैं। आपको लगता है लड़ाई ये समर्थन ये एक समर्थन नहीं है, ये सबका अपना प्यार है। और हमने ये गुहार भी लगाई थी पूरे इंडिया के लोगों से कि आप मेरे दुख में शामिल हो और आप मेरी लड़ाई को लड़े। इस लड़ाई को मेरा ही नहीं, अपना लड़ाई समझ के रोड पे आ जाए। एक एक इंडिविजुअल से, एक एक इंसान से हमने कहा था कल परसों में कि सब आए और सब इस लड़ाई को लड़े, ताकि आइंदा से इस तरह के जालिम लोग, इस तरह से खूंखार दरिंदे, ऐसे मासूम इंसानों को इस तरह से कत्लेआम ना करें। आप डीएसपी की जब पोस्ट चाहती हैं अपने लिए, तो उसके पीछे कोई मकसद है कि आप जो जियाउल हक काम छोड़ गए वो पूरे करने चाहती हैं, या क्या आपकी सोच है उसके बाद? जी, मैं डीएसपी की पद को ले करके वही काम करना चाहती हूँ, उसी बहादुरी के साथ जैसे मेरे हस्बैंड ने किया था। मैं उनके अधूरे सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। जिस तरह से निर्भय होके और डटे रहे वो, हर जगह डरे नहीं, मैं वैसे ही काम करना चाहती हूँ ताकि उनके रूह को सुकून मिले। क्या सपने थे जियाउल हक के, अगर कुछ आप बता पाएं कि वो क्या हासिल करना चाहते थे? कि जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में वो लड़ते हुए शहीद हुए, इससे आपको साबित हो जाता है वो भागे नहीं, डरपोक पुलिस वाले नहीं थे। वो हर एक चीज में जो है किसी से डरते नहीं थे, इन्वेस्टिगेशन सही से करते थे। वैसे मैं बहादुर बनना चाहती हूँ। आपको एक इंसिडेंट में 2 एग्जाम्पल मिल जाते हैं कि एक बहादुरी के साथ लड़ता हुआ मर गया और 8 भाग जाते हैं बुज़दिल की तरह। तो सेम चीज मैं अपने हस्बैंड के ख्वाबों को पूरा करना चाहती हूँ। आप डेंटिस्ट की पढ़ाई कर रही हैं, आप वो पढ़ाई पूरी करेंगी या आप फिर अब अगर मुझे डीएसपी की जॉब मिल जाती है तो मैं डीएसपी की जॉब करूंगी। अगर इस नौकरी के प्रोसेस में थोड़ा बहुत भी डिले होता है, इससे प्रोसेस है, मिलने में 1-2-3 महीने लगते हैं, तो फिर मैं सोचूंगी 3 महीने बाद मेरा एग्जाम है। अगर इस बीच में मुझे मौका दिया जाता है तो मैं एग्जाम भी पास कर सकती हूँ। मैं इतनी पीछे नहीं हूँ कि मैं फेल हो जाऊंगी। आपकी अगर मुझे इमीडिएटली डीएसपी की नौकरी पे अपॉइंट कर दिया तो मैं इमीडिएटली मैं उस जॉब को कर लूंगी। आप फौरन ज्वाइन करना चाहेंगे? फौरन काम करना चाहेंगे? फौरन काम करना स्टार्ट कर दूंगी। अभी लगता है आपको कि आप उस स्थिति में है या आप कर पाएंगी? आप उतनी हिम्मत क्योंकि आपने दिखाई है, तो आप उस काम को भी बखूबी निभा पाएंगी? क्यों नहीं कर पाऊंगी? आपकी शादी को भी 1 साल हुआ है। 13 महीने हो रहे हैं। 13 महीने हुए। आप कुछ और हमें अगर बता पाए? आप जो उर्दू बहुत अच्छी थी और अशार इतने याद थे कि वो कहा करते थे कि तुम्हें अगर गिफ्ट करना हो तो मुझे बुक दिया करो। 13 महीने प्यार से मिट्ठू कहती थी क्योंकि इतना स्वीट बोलता था। स्वीट बोलने की वजह से मैं उसको मिट्ठू कहती थी। और आपको भी वो कुछ प्यार के नाम से बुलाते थे? मेरे घर के नाम से बुलाते थे, रानी। चाहते तुम डॉक्टर बन जाओ, ताकि मेरे प्रोफेशन में काफी परेशानियां हैं, कभी भी हमें कुछ भी हो सकता है, ताकि मेरे बच्चे कल को मुझे कुछ हो जाए तो भूखे ना मरे, और मेरे सर पे जो छत होगी वो तुम्हारी वजह से होगी। तो उन्होंने कभी इसके बारे में बताया कि इस तरह की कोई थ्रेट हो सकती है, इस तरह का कुछ हो सकता है? जब से वो कुंडा में गए थे तब से वो परेशान थे और प्रेशर में रहते थे, परेशान रहते थे। कभी कभी तो रात में आके रोने भी लगते थे। कि कितना वक्त रही उनकी कुंडा में पोस्टिंग? 5.5 महीना। 5.5 महीने में वो इतने परेशान हो गए थे। उसके पहले जहाँ रही वहाँ पोस्टिंग में उन्हें दिक्कतें इतनी नहीं आई? इतनी दिक्कत नहीं थी वहाँ। इससे पहले कहाँ पोस्टिंग थी? इससे पहले वो सबसे जब उनकी जॉब हुई थी तब वो पहले कानपुर में थे, उसके बाद से अंबेडकर नगर में आए, जलालपुर। तब तक मेरी शादी नहीं हुई थी। उसके बाद से उनकी पोस्टिंग चेंज हुई आलापुर में। आलापुर में जब आए थे तभी मेरी शादी हुई थी। अच्छा। आलापुर के बाद कुछ दिनों के बाद से एक या 1.5 साल, पता नहीं कितने, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। जी। उसके बाद से अंबेडकर नगर की भीटी जगह पे हुई थी, मेन अंबेडकर नगर में। अंबेडकर नगर में भी शायद 1 वीक या कुछ ऐसी रहेंगे। उसके बाद से उनके कुंडा ट्रांसफर हो गया। जब ये स्थान जो दंगा का कांड हुआ था उसी के जस्ट बाद उनका
वहाँ पे ट्रांसफर हुआ था। एग्जैक्टली मुझे डेट कुछ याद नहीं है। आप बता रही थी कि हॉबीज उनकी बहुत ही शायरी की, कोई और ख्वाब उनका था कि जो आप चाहते हैं कि आप पूरा करें? कोई उनकी हॉबी थी, कोई उनका शौक था, ख्वाब था अपने घर के लिए, आपके लिए? अपने घर के लिए यही था कि उनके जितने घर वाले हैं उन्हीं पे आश्रित थे। तो वो कहते थे कि मैं तो अपने घर वालों को संभाल लूंगा, तुमको अपना खुद का घर, यानी कि उनके बच्चे और उनको मुझे संभालना पड़ेगा। मैं बाद में शायर बन जाऊंगा। कितनी बार तो प्रेशर में आके सोचते थे कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा। और खुद बहुत जॉली नेचर के थे, इस तरह और मजाहिया और चुटकुले, ये सब चुटकुला बहुत करते थे, चुटकुला बहुत कहते थे, और मजाहिया अशार बहुत कहा करते थे। और इस तरह के इंसान का इस तरह से यही तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस तरह के इंसान जो इतना जॉली था, इतना हंसमुख था, अगर घर में कोई ना हो, जैसे पुलिस थे और ऑफिसर थे, जैसे कहते थे जस्ट मुझे ऑफिसर लाइक क्वालिटीज का एक्टिंग करना पड़ता है। अगर सारे दरवाजे बंद हो जाते थे, जब सिर्फ हम और वो होते थे, तो बिल्कुल चाइल्डिश एक्टिविटी उनका था। बिल्कुल ही एक्ट्स लाइक ए चाइल्ड, इनोसेंट चाइल्ड, नॉट चाइल्ड, इनोसेंट चाइल्ड। उस दिन भी वीकेंड था और आप मिलने आने वाली थी? उस दिन यही तो था, वीकेंड था। उस दिन उनको छुट्टी मिल गई थी। उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि तुम मत आओ, और ये भी हो सकता है कॉन्स्पिरेसी को उस दिन छुट्टी मिल गई थी कि मैं ना जा पाऊँ वहाँ पे। उस दिन उनको छुट्टी मिली थी। उन्होंने कहा था कि मैं संडे मॉर्निंग आऊँगा, इसलिए मैं उस सैटरडे को जा नहीं पाई थी। सैटरडे जब उनकी डेथ हो गई है तो मैं रात में पहुंची हूँ, सैटरडे नाइट को पहुंची हूँ। जब उनकी इन्फॉर्मेशन मिली ये सारे घटना के बारे में मुझे मालूम चला, तब मैं रात में पहुंची हूँ। आपको कैसे मालूम पड़ा इसके बारे में? किसी ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया था। किसी अधिकारी ने, किसी अधिकारी ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया था। मैं जो हूँ खुद, मेरा दिल घबरा रहा था। मेरी उनसे बात एग्जैक्टली अब याद नहीं है। कॉलेज से आई थी, 3 बजे हुई है, 4 या 5 बजे, पता नहीं कब हुई है। अब वो फोन डिटेल से मालूम चलेगा। उसके बाद से मैंने जो है उनसे बात किया। उसके बाद से कहा कि मैं प्रतापगढ़ में हूँ, अभी मीटिंग चल रही है। तो हमने कहा और छुट्टी सैंक्शन हो गया है, उप कप्तान ने सैंक्शन कर दी। कप्तान से मेरी बात नहीं हुई है, कप्तान से बात हो जाएगी और वो परमिशन दे देंगे तब मैं आऊँगा। तो हमने कहा तो अभी चली जाओ। तो नहीं, अभी तक परमिशन मुझे नहीं मिली है। परमिशन जब तक मैं कप्तान से नहीं ले लूँगा तब तक मैं नहीं आऊँगा। हमने कहा रात में ही चले जाना। तो नहीं, रात में बस पकड़ूंगा तो कहीं बस पंक्चर हो जाए, परेशान हो सकता है, मैं सुबह आ जाऊँगा। तो हमने कहा ठीक है, तो घर जाना तो बताना, तो पैकिंग कैसे करेंगे हम बता देंगे। क्या क्या उनको पैकिंग करने भी नहीं आता था। बोले ठीक है, मैं घर पहुँच के फ़ोन करूँगा। उसके बाद से मैं आराम से सो गई। ऐसे ही 7-8 बजे ऐसे ही मेरा दिल घबरा रहा था, तो मैं फ़ोन कर रही थी उनको कि पता नहीं क्या हो रहा, आएंगे कि नहीं आएंगे। नहीं आएंगे तो मैं चली जाऊंगी सुबह। तो फ़ोन लगा रही हूँ, फ़ोन लग ही नहीं रहा है। एक नंबर पे जो ऑफिशियल फ़ोन पे आउट ऑफ रीच बता रहा है, जो उनका पर्सनल नंबर पे उस पर थोड़ी देर पे बिजी बता रहा है, कोई फ़ोन उठा नहीं रहा है। काफ़ी देर तक परेशान, बहुत बार हमने कॉल किया, मैसेज किए। फिर हमने फॉलोअर को फ़ोन किया कि क्या तुम्हारे साहब कहाँ हैं, आने वाले थे? तो कहते हाँ, तो कह तो रहे थे साहब, लेकिन अभी आए थे 6:30 या 6:30 बजे, पता नहीं एग्जैक्टली टाइम याद नहीं है मुझे। तो कह रहे थे कि मुझे जाना है, तुम खाना बनाओ। तो मैं खाना बना रहा था, तब तक फ़ोन आ गया कि यहाँ पे जो है बलीपुर में 2 गुड्डू के बीच में गोलीबारी हो रही है, तो वहीं चले गए। फिर मैंने कहा कि तुम जो ड्राइवर से, चाहे गनर से, चाहे कोई भी रिक्रूट से बात करो। तो बोला कि मैम साहब, ड्राइवर तो कल ही परसों चेंज हुआ है, आप जो है मैं पता करके बताता हूँ। फिर मैं दोबारा हमने फ़ोन किया। उसने कहा कि पता नहीं चल पा रहा है, सब लोग फ़ोन उठा ही नहीं रहे हैं, फ़ोन काट दे रहे हैं। उसके बाद से जो है मैंने फिर दोबारा फ़ोन किया। फिर कहा कि तुम सेट निकालो घर में से। तो कहा कि सेट नहीं है,
साहब लेके गए हैं। तो मैंने जाओ कुंडा थाने में जाओ, वहां से पता करो क्या चल रहा है। कि कुछ पता नहीं चल रहा है मैम साहब, लग रहा है साहब घायल हो गए, आप आ जाएं। हमने कहा घायल हो गए तो किस हॉस्पिटल में एडमिट है? तो कह रहे हैं पता नहीं चल पा रहा है, लग रहा वहीं पे है, घटना स्थल पे ही है। हमने कहा सही बताओ हुआ क्या? बस घायल है, आप आ जाएं, बस घायल है, आप आ जाएं। फिर हमने गाड़ी हायर वायर करके वहाँ पहुंची। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अब क्या सोचते हैं कि आपको अभी क्या और हासिल करना है इस लड़ाई में? हासिल कुछ नहीं है इसमें, हासिल कोई बात ही नहीं है। इंसाफ लड़ाई आपको है, मिलेगा। मुझे इंसाफ चाहिए और यही मुझे हर हालत में इंसाफ चाहिए, हर हालत में इंसाफ चाहिए। इसलिए जो है हमने आज जो है ये बात भी कही है कि जो सीबीआई की जांच हो रही है वो बहुत खुशी की बात है। सीबीआई की जो जांच हो रही है उसमें जो सीबीआई का जो टीम है वो दिल्ली का हो, लखनऊ का कोई ना हो, ताकि उसमें कोई पॉलिटिकल प्रेशर ना आए। और सीबीआई को जो सबूत मिले, आपको दिल्ली से होगा तो कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होगा? नहीं होगी, कोई दबाव नहीं होगा। अगर सीबीआई के पास जो भी सबूत मिले वो सीधे सीबीआई कोर्ट को जाए, ना कि वो किसी भी अपने अधिकारी को दे। आप चाहते हैं कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच करे? हाँ, ताकि उसमें भी कोई उसको प्रेशर ना हो। और एक स्पेशल कोर्ट बनाई जाए, जैसे दिल्ली में जो गैंग रेप हुआ था उसमें जो सुनवाई एकदम जल्दी हो रही थी, फास्ट ट्रैक कोर्ट उस तरह के हो कि ये मामला जल्दी से खत्म हो और सुनवाई हो और इसका इंसाफ मिल जाए। और सीबीआई जितने भी सीबीआई ये लोग यहाँ जो टीम में काम कर रही है उसका मेरे पास एक सबका बायोडाटा हो, ताकि मैं जानूँ कितने लोग काम कर रहे हैं। आपने राजा भैया का नाम लिया, राजा भैया आपको क्यों लगता है कि वो इसमें शामिल है? क्यों लगता है, क्या ऐसा है? मैंने ऐसे जिसमें एफआईआर में जितने लोगों का नाम लिया है वो सब इसमें जो इन्वॉल्व है, तभी हमने नाम लिया। क्यों और कैसे कोई सवाल ही नहीं है इसमें, क्यों और कैसे कोई सवाल नहीं है। हमने 4-5 लोगों का नाम लिया है, उसमें वो लोग इन्वॉल्व हैं, इसलिए हमने लिया है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं फोकस करके किसी एक इंसान को कह रही हूँ कि राजा भैया की वजह से ये हुआ। 5 लोग हैं, मुझे 5 लोग लगे हैं, 5 लोग का हमने नाम लिया है। इसमें मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, ना मेरा किसी को ना ही मैं किसी को फोकस करके कह रही हूँ। आपकी तो मुख्यमंत्री से भी बात हुई है, उन्होंने आपको राजा भैया को लेके या बाकी चीजों को लेके कुछ तसल्ली दी है? मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई थी तो हमने अपने सारे डिमांड्स को उनके सामने रख दिए थे। मुख्यमंत्री जी ने हमारे सारे डिमांड को माना था, उन्होंने एक भी डिमांड को नकारा नहीं था। अभी भी मुझसे उनसे उम्मीद है कि वो मेरी हर बात को मानेंगे और करेंगे और इंसाफ दिलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थी शहीद डीएसपी जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद, जो चाहती हैं कि सिर्फ वो ये अकेले इंसाफ की लड़ाई न लड़ें, देश की तमाम जनता, देश के तमाम लोग उनके साथ इस इंसाफ की लड़ाई में आगे बढ़ें।